बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रियल एंड अपेरेंट वेट। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ रियल एंड अपेरेंट वेट। रियल वेट एक्चुअल में किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लैनेट है। जो ज़मीन पर रहने वाला शख्स होगा उसका वेट होगा mg ऑफ अर्थ। अगर कोई मरीख पर एग्जिस्ट करता है तो mg ऑफ मार्स। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ प्लैनेट ऑन एन ऑब्जेक्ट डिफाइंस द रियल वेट। रियल वेट पे इस टॉपिक में हम प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करेंगे कि रियल वेट जो है इसमें कोई चेंज नहीं आती। रियल वेट ऑफ अ पर्सन रिमेन्स कांस्टेंट। और रियल वेट को फाइंड करने का सिंपल रूल यही होता है कि W इज इक्वल टू mg, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट, द ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। लेट्स से हम ग्रेविटी को 10 सपोज करें तो एक 50 kg मास अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वेट रखेगा दैट विल बी 500 न्यूटन। सिमिलरली अपेरेंट वेट इज नॉट इक्वल टू द रियल वेट इन एक्सेलरेटेड सिस्टम। एक्सेलरेटेड सिस्टम की मिसाल मैं यूं दूंगा कि आप सबने झूले तो लिए होंगे। अब झूलों में वो जो एक कश्ती वाला झूला होता है कि जो बुलंदी से नीचे की तरफ आता है तो हमें यूं फील होता है कि हमारे टांगों और बाजू में से जान निकल गई। ये जो फीलिंग है इट्स नॉट अ फीलिंग ऑफ वीकनेस, इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। कि जब आप अपना वजूद मुकम्मल उस झूले पे एग्जर्ट नहीं कर पा रहे होते, इट मीन्स देयर इज नो अपवर्ड फोर्स दैट पुशेस यू एंड मेक्स यू फील योर वेट। तो इस सिचुएशन को या इस कैफियत को हम नाम देते हैं वेटलेसनेस का। वेटलेसनेस हम तब फील करते हैं जब हम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुसलसल अप एंड डाउन एक्सेलरेशन के मराहल से गुजर रहा हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक एलिवेटर या जिसे हम सादा लफ्जों में लिफ्ट भी कहते हैं उसमें एग्जिस्ट करें या उसमें खड़े हो, तो जब वो रेस्ट पर है तब आपका वेट क्या है, जब वो अपवर्ड यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तब आपका वेट क्या है, जब वो अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तब वेट क्या है, जब वो एक्सेलरेशन विद जी कर रही है तब आपका वेट क्या है, फिर उसके डाउनवर्ड मोशन में वेट्स, फिर उसके फ्री फॉल में वेट, फिर फ्री फॉल ग्रेटर देन जी हो जाए तो फिर वेट की क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पर आगे एक बहुत इलस्ट्रेटेड सिचुएशन होगी कि सबसे पहले तो इक्वेशन को आइडियलाइज करें कि लेट्स से यहाँ पर एक वेट बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है और उसके ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ। अब ये जो वेट बैलेंस जो नॉर्मल रिएक्शन R कह लें, इसको नॉर्मल रिएक्शन N कह लें, या इसको स्प्रिंग केस हो तो टेंशन इन द स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। तो लेट्स से हम टेंशन इन द स्ट्रिंग या टेंशन इन द सिस्टम की बात करें तो अगर तो एलिवेटर रेस्ट पर है A इज इक्वल टू 0, तो हम जो इक्वेशन लेकर चलेंगे वो है T माइनस mg इज इक्वल टू ma, और सम वे आप इसे mg माइनस t इज इक्वल टू ma भी लिख सकते हैं। अब इनमें आपने सिर्फ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है कि t यहां पर रिप्रेजेंट करेगा अपेरेंट वेट को, mg यहां पर रिप्रेजेंट करेगा रियल वेट को। याद रखना है कि रियल वेट विल नॉट चेंज, एनी चेंज विल हैपन ओनली टू द अपेरेंट वेट ऑफ द सिस्टम। ये अपेरेंट वेट इक्वल टू रियल भी हो सकता है, ग्रेटर देन रियल भी हो सकता है, लेस देन रियल भी हो सकता है। सो जो भी चेंजेस आएंगी वो अपेरेंट वेट के साथ मुत्तसिल होंगी, उनका रियल वेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। रियल वेट विल रिमेन सेम। और फिर अपेरेंट और रियल की चेंज से हम रेट ऑफ एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये 4 केसेस हैं कि एक एलिवेटर में ये जो पर्सन स्टैंड कर रहा है ये नॉर्मल वेट शो कर रहा है क्योंकि एलिवेटर की इस वक्त एक्सेलरेशन 0 है। अब 0 एक्सेलरेशन हो तो 2 केसेस होते हैं, या बॉडी रेस्ट पर होती या उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती, Vf इज इक्वल टू Vi। सो इमेजिन कि अगर ये एलिवेटर रेस्ट पर है तो अपेरेंट वेट रियल वेट के इक्वल होगा।
रेस्ट पर भी हो सकता है और हो सकता है ये अपवर्ड मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म स्पीड से या डाउनवर्ड मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म स्पीड से। इन ऑल केसेस द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। अब अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो इक्वेशन इज t इज इक्वल टू mg प्लस ma। अब चूंकि वेट में ma का फैक्टर ऐड हो रहा है ड्यू टू अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो इस केस में जो टेंशन या अपेरेंट वेट है वो ग्रेटर देन रियल वेट है। यहाँ पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन t इज इक्वल टू mg माइनस ma। इस केस में अपेरेंट वेट जो है वो लेस देन रियल वेट है, और अगर ये रस्सी टूट जाए तो द ऑब्जेक्ट विल फॉल विद एन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g। तो यही इक्वेशन दोबारा यूं लिखी जाएगी mg माइनस mg, सो द नेट आंसर विल बी इक्वल टू 0 कि अपेरेंट वेट 0 हो गया है। अपेरेंट वेट 0 होने का मतलब है कि वो पर्सन जो उस एलिवेटर के अंदर एग्जिस्ट करेगा उसको यूं लग रहा है कि अचानक ग्रेविटी 0 हो गई एंड आई एम फ्लोटिंग इन दिस एलिवेटर। अब एलिवेटर बज़ाहिर जो फ्री फॉल कर रहा है, हर वो चीज जो उस एलिवेटर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो वेटलेस होगी, एलिवेटर वेटलेस नहीं होगा। ये बात फिर दोहरा रहा हूं, जैसे आप एक फ्रीली फॉलिंग ड्रॉपलेट का केस पढ़ते हैं कि एक ड्रॉपलेट फ्री फॉल कर रहा है, एलिवेटर भी फ्री फॉल कर रहा है, हम ड्रॉपलेट का वेट सपोज करते हैं mg, सो हम एलिवेटर का वेट भी mg सपोज करेंगे। लेकिन ये बात याद रखनी है कि हर वो चीज जो एलिवेटर के अंदर मौजूद है, हर वो चीज जो फ्रीली फॉलिंग सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, जैसे एक स्पेसशिप है, अगर वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है तो वो एक फ्रीली फॉलिंग सिस्टम है, तो हर चीज उस स्पेसशिप के जो अंदर मौजूद होगी वो अपने आप को वेट लेस फील करेगी। इन्हीं इक्वेशंस को अब हम डिफरेंट केसेस के साथ स्टडी करते हैं कि लेट्स से इनिशियल कंडीशन इज के लिफ्ट इज एट रेस्ट। इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट देन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0, so r reaction minus mg will be equal to 0, यानी apparent weight will be equal to real weight। Here the conclusion is written। Second case, lift is moving upward or downward but with constant velocity। Again if v is constant then a is 0, again the case will be same, apparent weight is equal to the actual weight। Now if the lift accelerates upward then v is variable। Here the case is a is less than g, यानी ये हो सकता है कि अपवर्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू 3.2 हो जबकि ग्रेविटी की वैल्यू तो 9.8 होती। तो अपवर्ड एक्सेलरेशन है मगर लेस देन g है। यहाँ पर हम इक्वेशन देख रहे हैं कि apparent weight is equal to m into g plus a। Here the conclusion is apparent weight will become greater than the actual weight। अब अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन एग्जैक्टली इक्वल टू g हो जाए तो देखिए यही इक्वेशन जो आपने m इंटू जी प्लस ए लिखा है आप इसे g प्लस जी लिख देंगे तो आपका वेट डबल हो जाएगा। सो वो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जिस पे अपेरेंट वेट डबल हो जाए दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू g। यहीं से आप MCQs की सिचुएशन भी ले सकते हैं कि if elevator is accelerating या moving with uniform velocity then a is 0, real will be equal to apparent weight। Elevator is at rest, value of acceleration is 0, real and apparent weights are equal। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट केस आएगा कि लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग बट डाउनवर्ड एंड द केस इज a is less than g, again it's accelerating downward with let's say 3.2 and the value of gravity is 9.8 meter per second square। Now the equation instead of m into g plus a it is m into g minus a such that apparent weight is now less than the actual weight। so यही रीजन है कि जब वो कश्ती वाला झूला अचानक नीचे आता है आपका अपेरेंट वेट आपके रियल से कम हो जाता है। अपेरेंट एट दैट टाइम जो आप फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स आपको बताती हैं कि आप अपना एक्चुअल वेट फील नहीं कर रहे। देन इफ द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज g, दिस केस इज आल्सो नेम्ड एज फ्री फॉल ऑफ एलिवेटर। अब यहाँ पर आप अपेरेंट वेट देख सकते हैं कि वो 0 होगा और इसी कंडीशन को वेटलेसनेस भी कहते हैं और कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस को माइक्रो ग्रेविटी का भी नाम दिया जाता है। द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस इज आल्सो नोन
ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉग इन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद as microgravity and the last case कि अगर आपकी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g हो जाए तो ग्रेटर देन g एक्सेलरेशन पर एक a ग्रेटर देन g में आपका जो साइन ऑफ अपेरेंट वेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव वेट का मतलब क्या है? अपेरेंट वेट नेगेटिव मींस दैट द बॉडी विल राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एंड स्टिक टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। अब यूं ही समझ लें कि आपका फर्श जमीन की बजाय छत बन जाएगी। नेगेटिव वेट का मतलब है कि आप सीलिंग से जाके अटैच हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा मोर देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो ये सब केसेस एक दफा मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूं। केस ऑफ लिफ्ट एट रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन, अपेरेंट वेट्स आर इक्वल, अपवर्ड एक्सेलरेशन apparent weight greater than actual, upward acceleration equals to g, apparent weight becomes double, acceleration downward, apparent weight becomes less than actual weight, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी हो जाए तो वेटलेसनेस, और ग्रेटर देन जी हो जाए तो नेगेटिव वेट, मींस आप अपने फ्लोर को छोड़कर उस लिफ्ट की सीलिंग के साथ अटैच हो जाएंगे। सो ये केसेस व्हेन द रेस्ट कंडीशन इज apparent weight equals to w, when elevator moves upward then w plus ma, or you can write mg, here you can state mg into a over g, or here you can say t is equal to m into 1 into a minus g. Elevator falling freely, a is equal to g, then apparent weight will be equal to 0. Similarly इसी से मिलते जुलते कुछ केसेस हैं कि monkey climbing a rope, अब क्लाइंबिंग अ रोप विद कांस्टेंट वेलोसिटी है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू mg वेट ऑफ द मंकी। एक्सेलरेटेड अपवर्ड इट मींस कि t इज इक्वल टू mg प्लस ma, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड इसकी इक्वेशन बनेगी t इज इक्वल टू mg माइनस ma। तो ये केसेस हम आगे क्वेश्चंस में जाकर डिस्कस करेंगे इनको। तो mg प्लस ma और mg माइनस ma, here you can see them after animation. So अब सिंपल पेंडुलम के केसेस एलिवेटर में अगर हम डिस्कस करें, अगर हमने एक सिंपल पेंडुलम जो है उसे एलिवेटर में प्लेस किया हो
तो एलिवेटर अगर अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो टाइम पीरियड इज जी प्लस ए, एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी तो एक्सेलरेशन का फैक्टर इंक्रीज करेगा, टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी. सो अपवर्ड एक्सेलरेशन इन एन एलिवेटर increases the frequency and decreases the time period of simple pendulum, यानी मोशन तेज हो जाएगा. डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए g प्लस ए की बजाय आप g माइनस ए यूज करेंगे. इससे टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा बट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी. और अगर एलिवेटर फ्रीली फॉलिंग केस में है तो टाइम पीरियड विल बिकम इन्फिनिटी एंड फ्रीक्वेंसी विल बिकम जीरो. मन यूं समझ लें कि एलिवेटर अगर फ्री फॉल कर रहा है और सिंपल पेंडुलम इस पोजीशन पर है और सडनली फ्री फॉल स्टार्ट हो गया तो सिंपल पेंडुलम विल रिमेन ऑन दिस पोजीशन फॉरएवर, जब तक ये फ्री फॉल करता रहेगा. तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि वाइब्रेशन कभी कंप्लीट नहीं होगी, लिहाजा टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा. क्योंकि वाइब्रेशन हो ही नहीं रही लिहाजा फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगी. अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी के, कि ग्रेविटी एल्टीट्यूड के साथ कैसे वेरी करती. लेट्स से अर्थ, अब अर्थ के सरफेस पे जहां आप एग्जिस्ट करते हैं, रिमेंबर दैट उस पॉइंट पर ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम है. आप उसे अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी. अब ये ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है तो दो फार्मूला से हम एल्टीट्यूड की ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं. जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h ओवर आर, ये है एक फार्मूला. और दूसरा g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच स्क्वायर. ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब आपको g की वैल्यू गिवन हो और आपने हाइट की वैल्यू फाइंड करनी हो. ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब हाइट गिवन हो और g की वैल्यू फाइंड करनी हो. लेकिन एक और लिमिटेशन भी है, ये फॉर्मूला बहुत स्मॉलर हाइट्स पर एप्लीकेबल है. देन हाइट शुड बी वेरी वेरी लेस देन r एंड हाइट शुड बी इक्वल टू और हाइट शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ r. तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो ग्रेविटी को वेरिएशन देंगे. अब एक बात याद रखनी है कि जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाएंगे जो g की वैल्यू है वो कम होती जाएगी. जिस जगह आप एग्जिस्ट कर रहे हैं फिलहाल वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम है. अब विद डेप्थ की बात करें तो हमें यूं लगता है कि चूंकि ग्रेविटी का सेंटर ऑफ अर्थ है, लिहाजा अगर हम डेप्थ में जाना शुरू करेंगे तो ग्रेविटी इंक्रीज करना शुरू होगी, जबकि ऐसा नहीं है. मैं फिर बता रहा हूं, जहां आप एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां ग्रेविटी की वैल्यू है मैक्सिमम. आप डेप्थ में जाएंगे ग्रेविटी क्यों कम होगी? जब आप यहां पर एग्जिस्ट करते हैं आपको पूरा ग्लोब, पूरा मास अट्रैक्ट कर रहा है. जब आप डेप्थ में जाएंगे तो न्यूटन शेल थ्योरम, एक थ्योरम है बीएससी लेवल्स पर, उसके मुताबिक आप जिस पॉइंट पर खड़े हैं उस जगह का बनने वाला स्फीयर आपको अट्रैक्ट करेगा. ये अपर मास जो है ये अट्रैक्शन में हिस्सा नहीं लेगा. सो पहले आपको पूरा ग्लोब अट्रैक्ट कर रहा था, लिहाजा आपको मैक्सिमम ग्रेविटी मिल रही थी. अब आपको एक स्मॉलर स्फीयर अट्रैक्ट कर रहा है जिसका मास पहले से कम है, तो यहाँ पर आपको ग्रेविटी कम फील होगी. और डेप्थ में ग्रेविटी की इक्वेशन है जिसे आप डिफरेंट डेप्थ्स पे ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं. जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी ओवर आर. इन फॉर्मूला को, इससे पहले वाले फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है? फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि वो डेप्थ फाइंड करें जिस पर ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम का हाफ हो जाए. वो डेप्थ फाइंड करें, यानी उस डेप्थ में जाएं जहां आपको ग्रेविटी की वैल्यू हाफ मिले. तो आप क्या करेंगे, आप जी डैश की जगह पे g/2 पुट करेंगे, इधर g लिखेंगे, 1 माइनस डी ओवर आर लिखेंगे. g से g आप कैंसिल करेंगे, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे ऐसे, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस डी ओवर आर. डी ओवर आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2. डी ओवर आर इज इक्वल टू 1/2 एंड डी डेप्थ इज इक्वल टू r/2. सो जहां रेडियस हाफ हो जाता है, यानी लेट से आप 3200 किलोमीटर की डेप्थ में चले गए हैं, तो वहां पर जो ग्रेविटी की वैल्यू वो हाफ हो गई.
अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे लीनियरली डेप्थ डिक्रीज कर रही है वैसे वैसे ग्रेविटी भी डिक्रीज कर रही है। सो हम अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ कुछ ऐसे, कि आपके पास ग्राफ है बिटवीन ग्रेविटी, लेट्स से ये जी की वैल्यू है, और ये है सेंटर ऑफ अर्थ, ये है सरफेस यानी रेडियस ऑफ अर्थ जितना डिस्टेंस, फिर 2r, तो 0 से r तक यानी जमीन के सेंटर से सरफेस तक ग्रेविटी लीनियरली इंक्रीज करेगी। पिछली स्लाइड में आपने देखा कि ग्रेविटी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है जब ये एल्टीट्यूड्स पर जाए। सो अगर आप r से आगे यानी जमीन के रेडियस से ऊपर एल्टीट्यूड्स पर जाएंगे तो वहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे होगा और वहां पर जो ग्राफ है वो ये शेप अडॉप्ट करेगा। तो जमीन के सेंटर से r तक लीनियर इंक्रीज इन ग्रेविटी, फिर r से 2r, 3r और 4r तक जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ का ग्राफ बनेगा। अब शेप पे आए, अगर जमीन ना घूमती यानी जमीन का स्पिन मोशन 0 होता तो फिर जमीन एक परफेक्ट स्फीयर होती, और परफेक्ट स्फीयर होने की वजह से इसके जो पोल्स का डिस्टेंस है वो इक्वेटर डिस्टेंस के इक्वल होता। सो हम कह सकते थे G इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वेयर, चूंकि R इक्वेटर बराबर है R पोल के, लिहाजा दोनों पॉइंट्स पे ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू सेम है। लेकिन स्पिन मोशन की वजह से जमीन की साख्त स्फेरिकल होने की बजाय बैजवी यानी अंडे जैसी साख्त है। इसके इक्वेटर्स जो हैं वो बल्जी हैं, उन पर ज़्यादा मास है, जबकि पोल्स जो हैं वो आपस में चिपटे हुए हैं। सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन द रेडियस ऑफ इक्वेटर्स, और चूंकि ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सो यू कैन राइट एज रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ पोल्स। So the gravity of equator is less than the gravity of poles। तो अगर शेप की बात करें तो शेप की बात यह है कि ग्रेविटी जो है वो पोल्स पर ज़्यादा है और इक्वेटर्स पे कम है। यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट को इक्वेटर से पोल की तरफ लेकर जाएंगे तो उसका वेट इंक्रीज करेगा, और अगर पोल से इक्वेटर पर लेकर आएंगे तो उसका वेट डिक्रीज करेगा। फिर ग्रेविटी विद स्पिन, अगेन स्पिन मोशन का ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या रोल है, इसका एक फॉर्मूला आप ज़हन में रख सकते हैं, G डैश इज इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर, कि ये है G की मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा है ज़मीन की स्पिनिंग स्पीड। अगर स्पिनिंग स्पीड इंक्रीज करेगी तो ये फैक्टर इंक्रीज करेगा, और इस फैक्टर के इंक्रीज होने से मैक्सिमम में से हमें इस फैक्टर को माइनस करना पड़ेगा। सो जी की वैल्यू जो है वो पहले से कम होना शुरू हो जाएगी। अब इसको एक और तनाजुर में देखा जाए तो लेट्स से एक छोटी सी मिसाल है कि फ़र्ज़ करें एक शख्स इस एक स्पिनिंग टॉप ऑब्जेक्ट से हैंग कर रहा है, ये उसके बाजू हैं, ये उसने इसको पकड़ रखा है और ये डाउनवर्ड लटक रहा। अब अगर ये ऊपर वाला सरफेस स्पिन नहीं कर रहा तो ये पूरा वेट यहाँ पे एग्जर्ट कर रहा है। जैसे ज़मीन अगर स्पिन नहीं कर रही तो हम अपना पूरा वेट ज़मीन पे एग्जर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये स्पिन करना शुरू कर दे तो फिर इस शख्स की जो ओरिएंटेशन है, आप सब एग्री करेंगे, वो कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी ये सेंटर से अवे पुश होना शुरू हो जाएगा। सो यही हमारे साथ हो रहा है, ज़मीन के स्पिनिंग मोशन की वजह से हम अवे फ्रॉम सेंटर धकेले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपना पूरा वेट ज़मीन पर एग्जर्ट नहीं कर पाते। सो यही रीज़न है कि अगर ज़मीन स्पिन स्टॉप कर दे, अगर ज़मीन स्पिन स्टॉप कर दे तो हमारा वेट, ये वैल्यू ऑफ जी पहले से इंक्रीज होगा, और अगर ज़मीन का स्पिन मोशन तेज़ हो जाए तो फिर हमारा वेट जो है वो पहले से कम हो जाएगा। अब ग्रेविटी विद मास एंड रेडियस में ये सिचुएशन ज़हन में रखें कि ग्रेविटी का एक्चुअल फार्मूला है Gm over r square। So if we say that mass is doubled, then gravity is equal to, या new gravity G dash is equal to 2m over r square। You can write it as 2 times of G। So अगर एक planet का mass
डबल हो जाए तो उसकी ग्रेविटी 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। अगर रेडियस डबल हो जाए तो यू विल राइट g डैश इज इक्वल टू जी एम over 2 times of radius square. So by keeping the mass constant, the gravity can be written as 1 by 4 times of original value. So mass के increase करने से gravity बढ़ रही है, mass constant रहे और radius increase कर जाए तो gravity जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मास 4 टाइम्स और रेडियस 2 टाइम्स इंक्रीज किया है तो 4 और 4 के फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो जी डैश विल बी इक्वल टू gravity, original gravity रहेगी। Dear students, now we will practice questions about real and apparent weight. Question number 1 is, a body of mass 2 kg is hung on a spring balance mounted vertically in a lift. If the lift descend in an acceleration due to gravity g, the reading on the spring balance will be. Now the helping concept is r is equal to m into g minus a. Since falling acceleration is equals to g, so we have the answer 0 as the right answer. An elevator weighing 6 kg is pulled upward by a cable with an acceleration of 5 meter per second square. Taking g be to 10 meter per second square, then the tension in the cable. Now the helping concept is, since the body is accelerating upward, so t is equal to m into g plus a. By putting the values m, g and a, we get right answer as 90,000 Newton. The ratio of weight of a man in a stationary lift and when it is moving downward with uniform acceleration a is 3 by 2. The value of acceleration due to gravity. अब हेल्पिंग कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास स्टेशनरी लिफ्ट में मास या वेट होगा एम जी और मूविंग डाउनवर्ड में होगा एम इंटू जी माइनस ए, ये चीज़ इक्वल है 3 बाई 2 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू जी बाय 3। इफ अ बर्ड इज सिटिंग इन अ लार्ज क्लोज्ड केज which is placed on a spring balance, it records a weight of 25 Newton. The bird flies upward in a cage with an acceleration of 2 meter per second square. The spring balance now recorded the weight. अब start में question में है कि it's a closed cage और you can regard it as a closed system. Closed systems में central forces की वजह से body में कोई change नहीं appear होता. So on reading the helping concept you will get to know that the cage is a closed system and there is no effect of central forces on the closed systems externally, so the weight of the cage will remain same, 25 newtons. Beta is the right option. A bird is sitting in a wire cage hanging from spring balance. Now it is not a closed cage. If the bird flies about inside the cage, the reading of the spring balance is W2. Which of the following is true? The helping concept is the cage is in the wire cage and the momentum of the system will not be conserved, and due to this weight of the system will be less when the bird is flying as compared to the weight when the bird is in the sitting position. So we will have beta as the right option. A man weighs 80 kilograms. He stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5 meter per second scale. What would be the reading on the scale? So by using the equation m into g plus a, 80 into 10 plus 5, we will have 1200 newtons, the reading on the scale. So Charlie is the right option. At what height above the surface of earth the weight of a person becomes W by 9? W equals to mg. वो पॉइंट जहाँ पर ग्रेविटी g by 9 हो जाए, ग्रेविटी के लिए हाइट की इक्वेशन है gm ओवर r प्लस h स्क्वायर। अगर हम h की वैल्यू 2r पुट करें तो 2r रिप्लेस करने से ये 2r we will have gm over 9r square which can be regarded as g by 9. तो वहाँ जहाँ पर हाइट 2r यानी डबल ऑफ रेडियस के इक्वल होगी, जो वेट ऑफ
हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केवीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस जो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली
जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज पर्सन है वो g/9 को m से मल्टीप्लाई कर दें, w/9 के इक्वल होगा, तो h = 2r इज द राइट आंसर। A man standing in a freely falling elevator feels weightless because there is no upward push exerted. His weight actually becomes 0, that's not possible. His mass becomes infinite, not possible. The force of gravity outside the elevator is 0, again a wrong option. So only right option is C, there is no upward push exerted. An elevator is moving vertically up with an acceleration A. The force exerted on the floor by the passenger of mass m, since elevator upward accelerate कर रहा है, upward acceleration के लिए t = mg plus ma है कैलकुलेशन में, तो we will have Charlie as the right option. An 80 kg man stands on a spring balance in an elevator. When it starts to move, the scale reads 700 Newton. What is the acceleration of the elevator? अब इसमें आपको ये भी जज करना है कि एलिवेटर किस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अब 80 kg मास से जो लेवल ऑफ वेट आता है वो तकरीबन 800 न्यूटन आता है, जबकि स्प्रिंग बैलेंस जो चीज रीड कर रहा है वो है 700 न्यूटन। अब 700 न्यूटन पर एक चीज का हमें अंदाजा होगा कि वेट कम रीड हो रहा है, इट मीन्स द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितनी है उसके लिए हम t = mg माइनस ma यूज करेंगे। टेंशन की जगह पर लिखेंगे हम 700, mg है 800 minus mass into acceleration. So upon calculating, the acceleration would become 1.25 meter per second square and downward. The real weight of a person in an elevator accelerating upward, और साथ पूछा real weight of a person remains same. It is the apparent weight which changes with the acceleration upward or acceleration downward. A mass of 1 kg suspended in a lift is lifted up with an acceleration g/4 and then lowered with an acceleration g/4, the ratio of the tension. पहले लिफ्ट अपवर्ड है तो g + a यानी g + g/4, फिर लिफ्टेड डाउनवर्ड है तो g - a यानी g - g/4. So upon solving these two ratios we will get the answer 5:3. The apparent weight of a body is greatest at poles, equator, center, both A and B. According to the spin motion, जमीन की शेप जो है वो बेज़वी यानी एग लाइक शेप है, और इसमें पोल्स पर जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है वो ग्रेटर, जबकि इक्वेटर्स पे ग्रेविटी स्मॉलर। सो बॉडी विल हैव द ग्रेटेस्ट वेट एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। A man of weight W is standing in a lift which is moving upward with an acceleration equals to g. अब upward acceleration equals to g है तो t = m into g plus g. The answer will be 2 times of mg, so weight will become double. That's all about real and apparent weight. Thank you.